नमस्कार व्यूअर्स। जैसे कहते हैं कि हमारे जीवन का कोई उद्देश्य होता है और यदि हम इस जीवन को दूसरों के लिए लगाए तो फिर उसे सार्थक कहा जाता है। और इसके पीछे बहुत बड़ा त्याग और सत्संग आवश्यक है और साथ में ही एक सहिष्णुता होना भी आवश्यक है। तो आज मेरे साथ जो वक्ता है, मुझे बहुत ही आनंद और गर्व महसूस होता है क्योंकि माननीय भारतीताई ठाकुर जिन्होंने अपना एक अच्छा सा लुक्रेटिव करियर छोड़ के नर्मदा नदी के किनारे रहने वाले आदिवासियों के बच्चों के लिए अपना जीवन पूरा समर्पित किया है। तो ये विचार कैसे आया, इसके साथ उस उनको अनेकों कठिनाई भी आई होगी और आपने ये जो इतना बड़ा कर्तव्य या कार्य निभा रहे हैं उसका क्या फलस्वरूप अभी मिला है, इस सब के बारे में हम उनसे आज चर्चा करेंगे। तो पहले तो कार्यक्रम के फॉर्मेट के अनुसार मैं सहृदय उनका स्वागत करती हूँ। आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे कार्यक्रम में भारती जी। बहुत धन्यवाद। भारती ताई, मुझे पर्सनली बहुत आनंद हो रहा है कि हम प्रत्यक्ष रूप से ना सही लेकिन टेक्नोलॉजी के स्वरूप में मिल पा रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि शुरुआत जो हुई है वो बहुत ही अलग हुई है और जो सामान्य नहीं है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि बचपन कैसा रहा और नर्मदा लय के पहले का जीवन कैसा रहा? बचपन एक बड़े परिवार में बीता। पिताजी सरकारी नौकरी में थे तो हर 3 साल बाद उनका तबादला होता था। जी, उसके कारण कभी कोंकण, कभी महाराष्ट्र के खानदेश, नासिक, अलग-अलग जगहों पर रहने का मौका मिला। तो वो एक अलग अनुभव होता है। तो 1968 से नासिक में ही निवास हुआ, 68-69 से। और उसके पश्चात पढ़ाई भी वहीं पे हुई, स्कूली पढ़ाई वहीं पे हुई। कॉलेज का 1 साल वहां हुआ, उसके पश्चात पूना में बृहन महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ाई हुई। कॉमर्स साइड थी मेरी। पढ़ाई चल ही रही थी तो नौकरी भी तुरंत मिली नासिक में, डिफेंस में, आर्टिलरी सेंटर में एज ए सिविलियन थी। वो आर्मी यूनिफॉर्म वाली नहीं थी। तो एक आम जीवन जैसे चलता है वैसे चलता रहा। एक विशेषता केवल यही थी कि माता पिता ने काफी हद तक उन दिनों जो लड़कियों के लिए असंभव थी ऐसी आजादी दी थी। साइकिलिंग करना, ट्रेकिंग करना, जहाँ पिकनिक के लिए भी माँ बाप भेजते नहीं थे लोगों पे, तो सोचते थे, तो वो आजादी मुझे मिली। गिरियारोहण का शौक रहा, साइकिलिंग का शौक रहा, तो नासिक से दिल्ली साइकिल पर प्रवास भी किया। अभी 1985 में। और गिरियारोहण का भी शौक रहा, तो बेसिक मॉर्निंग भी हुआ। एक ऐसा लगा कि इन सारी चीजों से कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ी सी बढ़ जाती है। बिल्कुल, दुनिया देखने को मिलती है, अपने शरीर और मन की कसौटी कितनी मतलब कितने सक्षम है ये पता चलता है। 1986 में 5 साल के लिए नौकरी में लीन रखकर, नौकरी तो चल रही थी मेरी, मेरा रेसिग्नेशन मेरे बॉस ने एक्सेप्ट नहीं किया और 5 साल कोशिश कर लो, अगर 5 साल के बाद तुमको वापस आना है तो आ सकती हो, नहीं तो 5 साल के बाद रेसिग्नेशन दे दो, तब मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा। तो 5 साल की छुट्टी लेके, छुट्टी मतलब विदाउट पे लीव थी ऑफ कोर्स, मैंने विवेकानंद केंद्र ज्वाइन किया और वहां का ट्रेनिंग पूरा होने के पश्चात असम गई। असम में गोलाघाट नामक एक शहर है छोटा सा, तो उन दिनों तो बहुत छोटा ही था। तो वहां एक स्कूल की शुरुआत की, विवेकानंद केंद्र विद्यालय की। काफी बड़ा स्कूल है आज। वहां भी एक
अवसर ऐसा मिला कि मैं जब गई तब कोई ब्रांच सेंटर वहां नहीं था विवेकानंद केंद्र का। वहां जाके उसे शुरू करने वाली मैं ही थी। वहां भी स्कूल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हुआ, तो कभी ईट सीमेंट से पाला नहीं पड़ा था, लेकिन फिर भी कंस्ट्रक्शन हुआ। तो हमेशा विवेकानंद केंद्र में कहा करते थे कि हर कार्यकर्ता के लिए स्काई इज द लिमिट। वो स्काई कितना बड़ा होता है, उस स्काई का अनुभव लिया। और 5 साल बाद बार बार मलेरिया होने के कारण डॉक्टर ने एडवाइस किया कि ये क्लाइमेट आपको सूट नहीं हो रहा है, तबीयत भी गड़बड़ होने लगी। तो 5 साल बाद मैं वापस नासिक आई। अच्छा। अपनी ड्यूटी ज्वाइन की। जी, तो ऐसा है ना ताई कि जब एक आयु होती है और जब आप जॉब में लग गए हैं और आप आत्मनिर्भर तो अब कहने लगे हैं, पर तब हम कहते थे कि पैरों पे खड़ी हो गई। तो एक सामान्य रूप से एक सोच होती है कि विवाह कर दिया जाए और जी, जी। विवाह में एक बार लग गए तो संसार करो, अपना घर देखो, ये एक जी, जी। मानसिकता होती है। तब तो बहुत ज़्यादा थी। तो जी। ये आपके ऊपर जोर नहीं पड़ा? मैं ये वही तो कह रही हूँ कि मेरे माता-पिता बहुत ब्रॉड माइंडेड थे। हाँ। वो दीदी तुमको जिसमें आनंद है वो करो। और मेरे बाकी परिवार वालों ने, भाई-बहनों ने भी वही थीम को आगे बढ़ाया कि जिसमें तुमको आनंद मिल रहा है, हम तुम्हारे साथ हैं। ये बहुत अच्छी बात है, जो सामान्य रूप से अभी भी देखने को नहीं मिलती है। तब भी मुझे मालूम था कि मैं हाउसवाइफ मटेरियल नहीं हूँ, तो मेरा जी। एक बड़ा दायित्व होता है, मैं उसको कम आंक रही हूँ, लेकिन हर एक अलग क्या पर्सनालिटी होती है। हाँ। कि जो किचन में ज्यादा रमदम कभी हुआ नहीं मेरे से। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, एक टेम्परामेंट होता है, हर एक को किसको क्या जचता है, किसको क्या नहीं जचता, ये बिल्कुल जस्टिफाइड है। तो ताई ये नर्मदा स्टेज पे गिर्यारोहण करना, ये कैसे संभव हुआ? मतलब ये अचानक से कैसा आया? ये गिर्यारोहण नहीं था, इसको नर्मदा परिक्रमा बोलते हैं। जी, जी। नर्मदा नदी की पूरी पैदल परिक्रमा 3200 किलोमीटर की है। और मक्कड़ तो थी ही मैं, चलने की ट्रेकिंग की आदत थी और इच्छा भी थी। तो मेरे साथ विवेकानंद केंद्र में ही 2 साल तक सेवावृत्ति का काम जिसने किया था, निवेदिता खांडेकर, वो भी चल पड़ी। और पुणे आकाशवाणी की रिटायर्ड डायरेक्टर उषा प्रभा जी का, हम मुझसे उम्र में काफी बड़ी थी, तो हम तीनों ने मिलकर तय किया कि चलो परिक्रमा में निकलते हैं। हालांकि परिक्रमा और ट्रेकिंग इसमें बहुत अंतर है। बिल्कुल। ट्रेकिंग में आप जो मर्जी खाइए, जहाँ रुकना है रुकिए, होटल में भी रुकना है रुक सकते हैं, लेकिन यहाँ भिक्षा ही करके भोजन प्राप्त करना होता है। और पैदल चलना है, जहाँ कोई फिक्स डेस्टिनेशन नहीं होता है। रास्ता अगर खराब है तो 5-10 किलोमीटर में ही आप थक जाते हो, नहीं तो 20-25 किलोमीटर भी चल लेते हो। तो ऐसा एक फिक्स डेस्टिनेशन नहीं होता है इसका। तो ये भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, ऐसा सोच के हम निकले। उसमें 2-3 कारण थे उसके। पहला कारण ये था कि नर्मदा नदी पे जो अनेक बांध बन रहे हैं, तो उसके कारण विस्थापितों का क्या हाल है, उनका रिहेबिलिटेशन कहाँ तक हुआ है, पर्यावरण की स्थिति क्या है, ये एक एस्पेक्ट था। उसके अलावा नर्मदा किनारे का पर्यावरण, मतलब वहाँ की बायोडाइवर्सिटी का अभ्यास। और तीसरा कारण था कि नर्मदा किनारे चलते चलते थोड़ी बहुत आध्यात्मिक साधना। थोड़ी बहुत ये शब्द गलत है, कभी ऐसा बोलना नहीं चाहिए कि मैं थोड़ी ही साधना करूंगी या ज्यादा करूंगी, तो अपने आप होती रहती है। तो आध्यात्मिक साधना भी मेरे लिए एक उद्देश्य रहा। तो एक ऐसा है कि नर्मदा परिक्रमा के बारे में हमने बहुत सुना है
और अभी नए टेक्नोलॉजी के साथ में काफी हमने वीडियोस भी देखे हैं, काफी लोगों ने अपना जर्नी भी शूट किया है और उसे दिखाया भी है। मैंने खुद ने एक किताब पढ़ी थी, पुस्तक पढ़ी थी श्री जगन्नाथ कोंटे जी की, जो नर्मदा परिक्रमा पर आधारित है। तो उसमें मैंने बहुत किस्से कहानियां सुनी हैं, उनके अपने अनुभव। तो मुझे पूछना ये है कि चमत्कार। हाँ, तो पूछना ये है कि आप जो विवेकानंद केंद्र में आपने जो 5 वर्ष बिताए थे, क्या उसका कोई प्रभाव रहा इस नर्मदा परिक्रमा के दौरान? क्योंकि ये जो आप बोल रहे हैं ना उद्देश्य, ये उद्देश्य सामान्यतः सबका नहीं होता है। आध्यात्मिक शायद हो सकता है, पर ये जो बाकी के आपने कहे वो सभी लोग इस तरह से सोच के नहीं चलते। देखो ऐसा होता है कि हर एक का एक एटीट्यूड होता है, पर्सनालिटी होती है। एटीट्यूड को मैं आजकल की युवा पीढ़ी उसको एटीट्यूड है, हाँ, इस मामले में हाँ, नजरिया तो हर एक का नजरिया होता है जी। और मुझे लगता है कि सत्य के मार्ग पे चलना यही सबसे बड़ा अध्यात्म है और समाज के लिए जीना, जो करना, जी। रामकृष्ण शिव भावे जीव सेवा, ये जो रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे, वो भी मेरे लिए एक अध्यात्म। पूजा अर्चा कर्मकांड इस मामले में मैं सबसे पीछे हूँ। विवेकानंद केंद्र के 5 साल सही महीने में एक परिवर्तन बोल सकते हैं मेरी जिंदगी में कि जिंदगी में वास्तव में क्या करना है। स्वामी जी कहा करते थे ना कि give me 100,000 men and women fight with zeal and courage। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि why not me? मैं क्यों नहीं? तो खुद पढ़े फिर और खुले आंखों से परिक्रमा करना ये मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट था। भाव परिक्रमा करना बहुत अच्छी बात है। जी जी जी, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट। हमने सुना है कि इस परिक्रमा में आपको काफी कठिनाइयां भी झेलनी पड़ती। एक तो आपने कहा कि रास्ता ठीक नहीं है, आपका रुकने का ठिकाना निश्चित नहीं होता है, फिर आपको भिक्षा मांग के अपना पेट भरना होता है। साथ में और एक बात मैंने सुनी है, देखी नहीं है, कि शूलपानी का जंगल है और काफी आदिवासी है जो यात्रियों की लूटमार करते हैं, इस भाषा में हमने सुना है। तो महिलाओं के लिए तो ये और भी डरावनी बात है, ऐसा मुझे लगता है। तो आपका पहली परिक्रमा का अनुभव कैसा रहा? ऐसा मेरी एक ही परिक्रमा एक ही हुई जी। तो ऐसा है कि लूटमार मुंबई के लोकल में कम होती है जी। गले का मंगलसूत्र खींचने वाले लोग हमारे समाज में कम है क्या? चोरियां हमारे भी समाज में। हालांकि ये एक गलतफहमी है लोगों की, ऐसा कुछ नहीं होता है वहां। पुराने जमाने में कभी कभार हुआ होगा, नहीं हुआ होगा ऐसा मैं नहीं कहती, लेकिन अभी कुछ सालों से ये बिल्कुल ही बंद हुआ है। मुझे तो याद नहीं कि अभी हाल में कुछ हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि मेरे पास अभी छात्रावास में 80 शूलपाणी की झाड़ी के ही छात्र हैं। तो उनके सामने अगर मैं कोई ऐसी बात बोलता है तो उनको बड़ा दुख होता है कि दीदी हम लोगों को ऐसे लुटेरे क्यों बोलते हैं, जबकि बहुत अच्छे लोग हैं और काफी परिवर्तन अभी वहां पे आया है। हो सकता है कि किसी चीज के अभाव में किसी आदिवासी ने लूटा होगा, लेकिन लूटना तो हमारे जिंदगी का आम हिस्सा हो गया। अभी आप किसी सरकारी दफ्तर में जाओ तो वहां भी लूटते हैं। बिल्कुल, सोफिस्टिकेटेड लिबास में भी लूटते हैं और बसों में भी लूटते हैं, ट्रेनों में भी लूटते हैं। वो तो बात अलग है। रहती हूँ हर 1-2 महीने बाद मैं उनके गांव में जाती हूँ, वहां उनके घरों में रहती हूँ, लेकिन आज तक किसी ने मुझे लूटा नहीं। और अभी इस शूलपाणी की झाड़ी में भी हमारे नर्मदालय शुरू हुए जी, उस पे हम आएंगे। अभी सब
ये बात तो मैंने भी बहुत बार पढ़ ली और सुन ली कि आप जब वहां पे गए तो आपने सबसे बड़ा निर्णय ये लिया कि आपने आपकी नौकरी छोड़ दी, जी है ना? और फिर जी आपने पूरी तरह से वहां पे रहने का निर्णय लिया और इन लोगों के साथ ही अपना जीवन व्यतीत करने का निर्णय लिया। अम, क्या ये निर्णय निर्णय लेना आसान था? और लेने के बाद अभी तो ठीक है, अब तो बहुत समय निकल चुका है और अभी तो आप उन्हीं के हो गए। पर शुरू में कभी इस बात का पछतावा हुआ कि ये निर्णय नहीं, गलत रहा? कभी नहीं हुआ। हाँ, और निर्णय भी अभी मुझे, मैं जब सोचती हूँ उसके बारे में तो मुझे ही हंसी आती है कि 50 साल की उम्र में जब आगे के सारे प्रमोशंस दिख रहे थे, हुँ, ऐसे समय नौकरी छोड़ना, हुँ, एक सूटकेस लेके यहाँ पहुंचना, किराए के मकान में हुँ, रहना और रोज सुबह 8 किलोमीटर पैदल चल के बच्चों को पढ़ाने के लिए आना, हुँ, 8 किलोमीटर फिर 12 बजे के ग्रुप में वापस जाना। हुँ, ये थोड़ा सा पागलपन हुँ, लोगों को भी लगता था, मुझे भी लगता है, हुँ, लेकिन एक एक का स्वभाव होता है, हुँ, उस स्वभाव का कोई इलाज नहीं होता। हुँ, हुँ। और ध्येय भी होता है, फिर ध्येय यदि निश्चित है तो फिर उसके पीछे इतना सोच नहीं होती है क्या करना है, जो लगता है वो लगता है। अच्छा ताई कैसे शुरुआत की आपने जब आप रहने गए वहाँ पर? उसके पीछे एक घटना हुई थी परिक्रमा के दौरान। जी। एक परिवार में हम लोग रुके थे, मेरी तबीयत कुछ गड़बड़ थी इसलिए, हुँ, हुँ, और 7वीं 8वीं में पढ़ने वाले बच्चे थे उस परिवार में, कुछ चौथी 5वीं में पढ़ने वाले 10-12 बच्चे थे, तीन हुँ, चार भाइयों के। हुँ, जब मैंने उनको कहा कि चलो मैं तुमको कुछ सिखाती हूँ, तुम्हारी कॉपियां और पेन लेके आइए, हुँ, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमको लिखना पढ़ना आता नहीं। तो मैंने कहा अजीब, वो 8वीं में पढ़ रहे और बोलता लिखना पढ़ना नहीं आता। हुँ, तो उन्होंने बड़ी अजीब नजर से मेरी ओर देखा कि क्या पागलपन है, मैं 8वीं में हूँ लेकिन मुझे लिखना पढ़ना आना चाहिए, ये तो कोई जरूरी नहीं है। जब उसके माता पिता से बात की तो उन्होंने भी ये कहा कि नहीं आता है उनको, इसलिए नहीं आता है कि वो रेगुलर स्कूल में नहीं जाते, उनके पास जमीन कम थी और बच्चे खेत में काम करने के लिए जाते थे, कोई गाय बकरियां चराने के लिए जाता था, तो जब फुर्सत हो तब स्कूल में जाते थे हुँ, और खेत में काम करते थे। हुँ, उनके दादाजी ने मेरी अच्छी क्लास ली उस दिन। उन्होंने कहा कि हमारे गांव के कुछ बच्चे 8वीं तक स्कूल है हमारे गांव में, 9वीं 10वीं और कॉलेज पढ़ना है तो बाहर जाना पड़ता है, तो क्या ये हमारे बच्चे बाहर अगर पढ़ने के लिए जाना है तो सुनसान रास्ता है, लड़कियों को हम कैसे भेजें? मिले, हाँ। और कुछ बच्चे शहर पढ़ने के लिए गए उनके रिश्तेदारों के यहाँ, तो उन्होंने आगे कहा कि जब ये बच्चे पढ़ लिख के वापस आए, ग्रेजुएट होके वापस आए, तो अजीब सी हरकतें करने लगे। बोले हम गौशाला में नहीं जाएंगे, हम गाय को नहीं चराएंगे, हम खेत में नहीं जाएंगे, गोबर नहीं उठाएंगे, और बस दिन भर टीवी देखना, यही उनका काम रहा। तो ऐसी शिक्षा किस काम की जो बच्चों को अपनी जड़ से उखाड़ दे? तो उसमें कुछ पॉइंट था, बिल्कुल। मतलब लॉजिक था उनके कहने में। जी, फिर भी मुझे ऐसा लगा कि इन बच्चों को लिखना पढ़ना आना आना चाहिए। जरूरी, तो फिर इसका दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है, ये विचार मेरे मन में आते रहा। अच्छा, तो ये रहा आपका ट्रिगर जिसको बोलते हैं कि जिसने आपको ये प्रेरणा दी कि यहाँ पे जी, पढ़ाई का काम करना शुरू होना चाहिए। तो सही बात कौन है। से गांव में गए आप रहने ताई? मैं पहले मंडलेश्वर में आई, मंडलेश्वर में इसलिए कि कनेक्टिविटी बस के साथ महाराष्ट्र में आना जाना है तो थोड़ा आसान था, और दूसरा कारण ये भी था कि पेंशन का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, रिलीज नहीं हुई थी, ऑफिस से तो पूरी कार्रवाई हुई थी, लेकिन ट्रेजरी ब्रांच और स्टेट बैंक इनके बीच कुछ समस्या थी, तो 2-3 साल तक मुझे वहां रहना भी जरूरी था, जरूरी था। अच्छा, तो जहां से आसानी से बस मिल सके, राइट। इसलिए मंडलेश्वर चुना मैंने। अच्छा, तो कैसा रहा आपका स्वागत मंडलेश्वर में? मंडलेश्वर में स्वागत ठीक ही रहा, क्योंकि मेरे पास एक बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन था। हाँ। मैंने नर्मदा जी की परिक्रमा की थी, तो जिन्होंने
वहाँ की है, वो संतों से कोई कम नहीं समझते लोग उनको कि अरे इन्होंने पैदल परिक्रमा की है और हमारे गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए। थोड़ा सा था कुछ लोगों में कि ये इनके गांव में कोई बच्चे नहीं है क्या, हमारे बच्चों को क्यों क्यों पढ़ा पढ़ाने, रहे? हाँ। लेकिन धीरे धीरे वो संशय खत्म हो गया। अच्छा, तो लेकिन आप स्कूल में नहीं पढ़ा रहे थे, आप स्कूल के अलावा पढ़ा रहे थे, है ना? मैंने एक गांव में पूरा सर्वे किया, घर घर गई, बच्चों से और पेरेंट्स से बात की, बच्चों को एक प्रॉमिस किया कि देखो मैं तुमको कोई होमवर्क नहीं देने वाली हूँ, तुम्हारी परीक्षा नहीं लूंगी और शुरुआत के कुछ महीने तुमको किताब भी नहीं लानी है, हम खेल खेल में सीखेंगे। तो ये उनको बड़ा अच्छा लगा और अजीब भी लगा। अजीब लगा। पहले 14 के बच्चे थे, लेकिन 3 घंटे खेले। इन बच्चों की जिंदगी ऐसी है कि दिन भर काम करना है, खेत में काम करना है, घर में काम करना है, या तो गाय बकरी चराने के लिए ले जाना है, तो दिन भर काम ही। खेलना क्या होता है बचपन में, ये उनको मालूम नहीं था। यहाँ हम लोगों के साथ बच्चे खेलते थे तो उनको मजा आने लगे। 1.5 महीने के भीतर 14 से 132 तक बच्चों की संख्या पहुंची। बच्चों को ऐसा लगता था कि ये केवल गाने सिखा रही है या कोई नाटक कर रहे हैं हम लोग कुछ, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि नाटक के माध्यम से मैं उनको इतिहास पढ़ा रही थी, खेल खेल के माध्यम से उनको पर्यावरण पढ़ा रही थी या गणित पढ़ा रही थी, ये उनको बाद में पता चला। अच्छा, एक बड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि जब आप किसी सेटअप के साथ काम करते हैं, जैसे विवेकानंद केंद्र हुआ, तो वहां पे आपका जीवन कंपैरेटिवली इजी होता है क्योंकि काफी इंफ्रास्ट्रक्चर आपके साथ होता है। लेकिन जहां आप इंडिविजुअली काम करना शुरू करना चाहते हैं, विशेष करके महिला करके, तो काफी कुछ चीजों का एक तो तैयारी भी करनी होती है, साथ में एक क्या कहते हैं अड़चन भी आती है। तो आपको इनिशियली शायद कोई मुश्किलें लगी हो? इनिशियली मुश्किलें ऐसी तो नहीं है, एक अड़चन केवल बाद में ऐसी आई थी कि ये डूब क्षेत्र में आने वाला गांव था, एक हेडल प्रोजेक्ट के, तो एक गांव का पुनर्वसन करना प्रारंभ हुआ था लेपा का, जहां मैं पढ़ाती थी। लोगों को प्लॉट्स अलॉट हुए थे, पैसे मुआवजा भी दिया गया था, मतलब उनके जो रिइंबर्समेंट पैसे की वो भी दी गई थी, लेकिन लोग जा नहीं रहे थे। जब उस कंपनी को पता चला कि मैं वहां पढ़ा रही हूँ बच्चों को, इस कारण लोग वहां से हिलना नहीं चाहते कि उनके बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो रही है जो सरकारी स्कूल में नहीं हो रही थी। तो उन्होंने सरकार ने मुझे कहा, कलेक्टर ने मुझे कहा कि आपको हम पुनर्वास में जगह देते हैं, आप वहां जाइए, वहां पढ़ाइए। जो जगह उन्होंने मुझे दी थी वहां 5 बड़े बड़े कमरे थे और बहुत बड़ा ग्राउंड था खेलने के लिए, तो मुझे हमेशा से क्लासरूम से ज्यादा लगा ग्राउंड के प्रति था, स्पोर्ट्स ग्राउंड के प्रति था। तो मैंने सोचा कि इतना अच्छा ग्राउंड है, हर क्लास के लिए अलग अलग कमरे हम बना सकते हैं, तो क्यों ना वहां शिफ्ट हो। तो मैंने वहां जाने का निर्णय लिया और सरकारी आदेश था तो मुझे जाना ही था, लेकिन लोगों को ये बात रास नहीं आई। जब मैं निकली, मेरे गाड़ी में सामान भरा, मैंने तब तक एक गाड़ी की व्यवस्था हम लोगों ने कर दी थी। गाड़ी में सामान भरा तो लोगों ने गाड़ी को घेर लिया और बोले कि आप वहां गए तो हम आपकी गाड़ी पे पत्थर मारेंगे। 2-3 लोगों ने छोटे छोटे पत्थर मारे भी, फिर मैं वहां से गुस्से से निकल गई। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे गांव में अब दोबारा कदम नहीं रखूंगी। 3 साल से मैं तुम्हारे बच्चों को फ्री में पढ़ा रही हूँ और आप कह रहे कि आप वहां नहीं जाएंगे, हम पत्थर मारेंगे तुम पे। ये मतलब कृतज्ञता तो दूर की बात, आप मेरी जान पे उठे। और वहां से निकल गई, लेकिन जैसे मैं वहां से निकली, बच्चों के फोन आने शुरू हुए, मोबाइल, और उसमें एक लड़की ने बहुत अच्छी बात कही। उसने कहा कि दीदी, हमारे गांव वाले ने आपके साथ जो व्यवहार किया है उसके लिए हम बच्चे आपकी माफी मांगते हैं, आप हमें क्षमा कर दीजिए, लेकिन आप हमको पढ़ाइए। तो
फिर भी 7-8 दिन में नहीं गई। कुछ महिलाएं एक एप्लीकेशन लेके घर घर घूमी और उन्होंने कहा कि दीदी अगर इस गांव में आती है तो उनके बाल को भी धक्का नहीं पहुंचाएंगे, वचन हमको देना है। तो वो सबकी सिग्नेचर लेके, तब तक आदमियों को भी एहसास हुआ था कि हमने कुछ गलत किया जी। और फिर लेकिन मैं उस गांव में नहीं गई, मैं लेपा पुनर्वास में, जहाँ कलेक्टर ने मुझे जगह दी थी, वहीं पे पढ़ाने लगी। इसमें एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि शिक्षा का महत्व था और उन्हें ये पता था कि ऐसा कोई हमारे लिए समय निकाल रहा है तो हमें उस बात का लाभ हो रहा है, और खास करके बच्चों को ये बात समझ देती है, बहुत ही पॉजिटिव बात है। तो मैंने सुना कि उस दौरान और एक बहुत ही मिराकुलस घटना घटी। किसी नागा साधु ने आपको उनके आश्रम और जमीन दे दी, वो कैसे? उस समय 2-3 बड़ी घटनाएं हुई, एक केवल ये नहीं हुई। 2010 में पहली घटना हुई, क्योंकि मैं नासिक से गई तो किसी संस्था की स्थापना करना है, इच्छा भी नहीं थी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट्स इससे अभी दूर होना चाहती थी। तो संस्था का गठन ये तो सपने में भी नहीं था, विचार नहीं था। लेकिन जी एक बार घटना ऐसी हुई कि आंगनवाड़ी की एक महिला मेरे पीछे दौड़ती हुई आई, कहा कि 5 दिन का एक बच्चा बहुत सीरियस है, उसको अस्पताल ले जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, कहाँ है? बोले सरकारी स्कूल के सामने खड़ी है। मैं वहां पहुंची, गाड़ी थी उस समय मेरे पास। मैं वहां पहुंची तो एक 20-22 साल की युवा लड़की, महिला, शादीशुदा थी, तो अपने बच्चे को कपड़े में लपेट के वहां खड़ी थी। थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी। अब हमारी जो गाड़ी थी वो मारुति वैन थी, तो उसमें बच्चे को लेके उस चढ़ना उसके लिए संभव नहीं था, इसलिए पहले मैं बैठी और बच्चे को मेरे हाथ में लिया। तब सर से पांव तक मैं कांप उठी, क्योंकि वो बच्चा लकड़ी जैसे कड़क हुआ था। मैंने कपड़ा खोल के देखा उसके चेहरे पर का, तो मरा हुआ था बच्चा, लेकिन मैंने उसको कहा नहीं कि ये मरा हुआ है। हम अस्पताल गए, डॉक्टर ने कहा ये सुबह 4 बजे गया है, उसको जॉन्डिस हुआ, पी लिया, तो उसको वापस ले आए। गांव वालों से बात की कि यहाँ आसपास कितने अस्पताल है, कितने मेडिकल स्टोर्स है या डॉक्टर है। तब पता चला कि आसपास के 20-22 गांव में जो डूब क्षेत्र में आते हैं, वहां पिछले 10-15 साल से कोई विकास कार्य नहीं हुए, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई प्राथमिक उपचार केंद्र भी नहीं है, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स या कोई मेडिकल स्टोर भी नहीं है। लोगों को कसरावद या मंडलेश्वर जाना पड़ता, जो यहाँ से बहुत दूर है। तो फिर इस बात की चर्चा मैंने कुछ मेरे परिचित लोगों से की, तो एक दादाजी थे, महाराष्ट्रियन थे, उन्होंने कहा कि तुमको संस्था का गठन करना पड़ेगा, क्योंकि मेडिकल कैंप्स वगैरह कंडक्ट करने के लिए बहुत पैसा चाहिए। तो उन्होंने काफी कन्विंस किया और आखिर में मेडिकल कैंप्स के लिए ही सही संस्था का गठन हुआ 2010 में। इसका नाम नर्मदालय था शायद, निमाड़ अभ्युदय है, निमाड़ अभ्युदय मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन। अच्छा अच्छा, बनता है नर्मदा। और नर्मदालय हमारी एक्टिविटी है जो फ्री कोचिंग सेंटर्स है। तो ये संस्था गठन हुई। फिर एक दिन अचानक एक कोई डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला फोटोग्राफर इस गांव में आया। उसी समय मैं भी लेपा पहुंची, तो देख रहा था कि कोई महिला आई है, बच्चे मेरे साथ मेरी राह देख रहे थे। मुझे देख के खुशी से नाचने लगे, दीदी आ गई, दीदी आ गई करके। और 20-25 बच्चे जिनके शरीर पे कोई ढंग के कपड़े भी नहीं थे, चप्पल नहीं थी, ये मेरे साथ चलने लगे। तो उन्होंने पूछा कि ये महिला कौन है, बच्चे इनके साथ क्यों जा रहे हैं? आप ही जाके देखो क्या करती है, वो क्या पढ़ाती है। जब वो वहां आया, उसने देखा कि ये बाल मजदूर है, खेत में काम करते हैं और फुर्सत में पढ़ते हैं, जब समय मिलता है तो उनके पास पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं कल 5-1 मिनट का इनका
शूटिंग लो क्या, कर सकते हो। लेकिन और जाते समय मैंने बच्चों को बोला कि देखो कल तुम्हारी शूटिंग है, तो जरा ढंग के कपड़े वपड़े पहन के आना, बाल में तेल वेल लगा के आना, कंघी करके आना। तब उन्हें शूटिंग समझ में नहीं आया। अब मुझे हिंदी में क्या बोलते शूटिंग को वो याद नहीं आया। तो मैंने कहा कि देखो तुम सलमान खान, आमिर खान ये सब एक्टर देखते हो ना, वैसे तुम भी टीवी पे देखोगे। तो बात मैंने ये बताई, उन्होंने क्या समझा पता नहीं। लेकिन दूसरे दिन जब मैं पहुंची वहां तो बहुत भीड़ थी, पुलिस भी थी आई। क्या इतनी भीड़ क्यों है, तो मैं डर गई। गांव के कुछ लोग गुस्सा होते हुए मेरे पास आए, बोले कि हमारे गांव में सलमान खान, आमिर खान आ रहे हैं, आपने बताया नहीं हमको। तो मैंने कहा ऐसा कोई नहीं है, मैंने ऐसे ऐसे बताया था, तो कुछ गलतफहमी हो गई बच्चों की। खैर उसका एक आउटकम ये रहा कि आसपास के गांव वाले जो शूटिंग देखने आए थे, उनको लगा कि अपने गांव के बच्चे और इन बच्चों में बहुत कुछ परिवर्तन है। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की। और फिर एक गांव से जो ये नर्मदालय शुरू हुआ था, कोरोना के पहले तक 15 गांव में 1700 बच्चों तक ये काम आगे बढ़ा, पहुंच गया था। वंडरफुल। तीसरी घटना थी कि 2012 में इसी गांव में रहने वाले एक नागा साधु अचानक आए और उन्होंने उनके आश्रम के कागज जो पुनर्वास में हमको मिला था, उसके कागज मेरे हाथ में रखे और कहा कि 3 साल से मैं इस गांव के बच्चों में परिवर्तन देख रहा था। और ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे आजकल झगड़ते नहीं है, सुबह सुबह उठ के नहा धो के तुम्हारे पास पढ़ने के लिए आते हैं। तब तक 150-200 बच्चे आते थे मेरे पास और 3-4 टीचर्स थी अपनी। तो इसलिए ये आश्रम में तुम्हारे बच्चों के लिए दान देना चाहता हूँ। और मैं जहां भी रहूंगा नर्मदा जी के किनारे रहूंगा, यहाँ से मुझे नर्मदा जी दिखेगी नहीं तो मेरे काम का नहीं है आश्रम। तो मैंने भर में उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंटेशन करके पूरे डॉक्यूमेंट्स मुझे दिए और फिर मैं यहाँ रहने के लिए आ गई। अच्छा, इसमें एक मन में ऐसा प्रश्न आया है दीदी कि जैसे आपने कहा कि बच्चों की संख्या बहुत जल्दी बढ़ गई क्योंकि उन्हें एक आनंद मिलने लगा इस शिक्षण प्रणाली में, पर आपको पढ़ाने के लिए भी लोगों की आवश्यकता थी आपके मदद के लिए, क्योंकि आप तो अकेले सबको नहीं पढ़ा पा सकते थे। तो वो वाला स्टाफ आपने कैसे तैयार किया? मेरी पहली टीचर 9वीं पास थी। ओके। और मेरा उससे एक ही ये था काम था कि एक तो मेरे जाने के पहले स्कूल खोल दे। और लेकिन वो सरस्वती विश्वविद्यालय में पढ़ी थी। अब जिस समाज की थी, तो समाज में लड़कियों की शादियां बहुत जल्दी होती है, तो 9वीं में उसकी शादी हो गई थी, लेकिन पढ़ने में काफी तेज थी। तो मैंने उसको बुला लिया और कहा कि मैं तुमको जो बताऊंगी वो बच्चों को पढ़ना है, क्योंकि 150 बच्चों तक मेरी आवाज जाना पहुंचना मुश्किल था और एज ग्रुप भी अलग अलग था। तो इसलिए हम लोगों ने उसको बाइफरकेट किया। बिल्कुल छोटे बच्चे थे, उनको ABCD ही सिखाना है तो वो सिखा देती थी, वर्णाक्षर सिखाती थी, गिनती सिखाती थी, कुछ गाने सिखाती थी। फिर तीसरी टीचर आई, वो 12वीं पास थी। अच्छा। क्योंकि इनको उनकी क्लास तो सिखानी नहीं थी, तो वो मैं करती थी और जो बेसिक्स थे वो ये बच्चे पढ़ते थे और उनकी लगातार ट्रेनिंग चलती रहती। दूसरा और एक इसमें ऐसा जुड़ता है कि ये सब इतना बड़ा प्रकल्प चलाना और उसको आगे बढ़ाना, इसके लिए पैसों की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बेसिक चीजें ही सही, आप बहुत बड़े काम तो नहीं करेंगे, लेकिन जो आपने ट्रस्ट फॉर्म किया था, जो अपने ऑर्गेनाइजेशन का ये किया था, क्या उसके थ्रू आपको थोड़ा फाइनेंशियल हेल्प भी मिलना शुरू हो गई थी? फाइनेंशियल हेल्प ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू नहीं मिला, या अच्छा। मतलब अच्छा, जैसे बच्चे बढ़ने लगे तो मेरे पहले एक संस्था ने कुछ हम लोगों को मदद दी थी, लेकिन अचानक उन्होंने 1 साल बाद कहा कि उनका जो हेडक्वार्टर्स था विदेश में था, उनके इंडिया के ऑफिस के माध्यम से पैसे हमारे पास आते थे।
उनके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई एक सर्कुलर गया, उसमें लिखा था कि जब से राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू हुआ है तब से पूरे देश के 98% बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, उनको मध्याह्न भोजन भी मिल रहा है, उनको यूनिफॉर्म्स, कॉपी, किताबें और पढ़ाई ये सब कुछ फ्री में मिल रहा है। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि अब हमको कुछ एजुकेशन फील्ड में काम करने की जरूरत है। उन्होंने मुझे ये कहा कि आप अगर दूसरे किसी चीज पे काम करते हैं तो हम आपको फंडिंग करेंगे। तो मैंने जवाब दिया कि मैंने आपके फंडिंग के लिए काम शुरू नहीं किया, मैंने मेरे प्रिंसिपल्स के लिए किया। तो आप हो सकता है कि मेरा काम कुछ कम हो जाए, लेकिन मैं अलग पैसे के लिए शुरू नहीं कर सकती। तो जब मैं नासिक गई वापस तो मेरे कुछ सहेलियों ने कहा कि उनको मैंने बोला कि अभी तो मैं काम करने वाली हूँ, तो उन्होंने कहा ये अच्छी बात है, तुम बच्चों को सपना दिखा रही हो कि तुम पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, और अब बोल रही हो मैं काम बंद कम कर रही हूँ, ये तो नहीं चलेगा। तो तुम्हारे जो आर्थिक समस्या है उसका कुछ हद तक समाधान हम लोग करेंगे। तुम्हारे साल भर का खर्चा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसा हम करते हैं, तो पर चाइल्ड कितना खर्चा आता है। 10 साल पहले वो 3,000 रुपए कुछ साल भर का आता था, इंक्लूडिंग टीचर्स सैलरी, कि उस समय हमारे कम से कम 40-45 टीचर्स थी। हाँ, 15 गांव में, एक गांव में एवरेज टीचर्स भी हम मान ले तो 15 गांव में 45 टीचर्स थे। तो उन्होंने कहा कि हम लोग प्रोपेगेंडा करेंगे, लोगों को बताएंगे कि ऐसा ऐसा काम चल रहा है। और तब तक मेरी किताब भी पब्लिश हो चुकी थी, उसके रीडर्स भी थे काफी, तो उनसे सहायता आने लगी। अब जो रेसिडेंशियल स्टूडेंट्स है उनके लिए भी स्पॉन्सरशिप्स आती है लोगों से। 100% तो नहीं आती, अगर 100 बच्चे तो मान लो उसमें से 60-70 बच्चों की आती है, बाकी जो गैप रहती है उसको थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ता है बाद में। लेकिन यहाँ की जो स्कूल बिल्डिंग है, भारतीय जीवन बीमा निगम और जनरल इंश्योरेंस GICRI इन्होंने बना के दी है। फिर स्कूल के जो वाहन है हिंदुस्तान पेट्रोलियम और जनरल इंश्योरेंस ने हमें दिए हैं। अच्छा। ये ऐसा कुल मिलाकर खर्चा चलता है। तो सब लोग मिला के आपको मदद मिल रही है? तो गवर्नमेंट लोगों ने आज तक नहीं दी। अभी क्या क्या प्रकल्प आपने शुरू किए हैं? एक तो हुई शिक्षा जी, ये शिक्षा थोड़ी हटके है। अच्छा, मतलब स्कूल का सिलेबस कुछ भी हो, कहने के लिए हम लोग मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग से संलग्न है, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक्स हम यूज करते हैं बच्चों के लिए। लेकिन अगर बच्चा 9वीं में है, उसको अपना नाम लिखना नहीं आता है, तो 9वीं की किताब उसको पढ़ा के कोई फायदा नहीं। तो 9वीं का पहले में भी बैठ सकता है, मतलब पहले की भी पढ़ाई कर सकता है। धीरे धीरे उसको थोड़ा सा मोटिवेट करके आगे पढ़ाते जाते हैं, तो 2-3 साल में वो काफी कवर करता है। लेकिन ये भी मालूम है कि अब ये 10वीं के बाद घर वापस जाएगा और उसके लिए तो उतनी नहीं है। तो पढ़ाई के साथ साथ व्यवसाय प्रशिक्षण हम लोगों ने शुरू किया। अच्छा। और ये पहली स्कूल है अपने देश की कि यहाँ का पूरा फर्नीचर, बेंच, डेस्क, टेबल, कुर्सी, सब कुछ हमारे बच्चे ही बनाते हैं। कारपेंट्री का एक अलग यूनिट है। और एक खासियत है कि हमारे बच्चे, बड़े बच्चे, छोटे नहीं, हमारे कुछ कार्यकर्ता जो अभी यहाँ के विद्यार्थी थे लेकिन अब कार्यकर्ता बने, तो उन्होंने विज्ञान आश्रम पावर से डिप्लोमा इन बेसिक रूरल टेक्नोलॉजी का कोर्स किया था। तो वो पढ़ के आए और कारपेंट्री, फैब्रिकेशन, ये सब काम उन्होंने यहाँ खुद शुरू किया, बच्चों को सिखाना भी शुरू किया। प्लम्बिंग भी सीख के आए हैं। विवेकानंद केंद्र नासिक में प्लम्बिंग के कोर्स के लिए मैंने बच्चों को भेजा था, तो वहां से प्लम्बिंग सीख के आए। तो मुझे कहने में बड़ी खुशी है कि अभी बच्चों के हॉस्टल की जो डॉर्मेट्री है उसके 30 टॉयलेट बाथरूम है, उसका प्लम्बिंग पूरा हमारे बच्चों ने किया है। प्लम्बर नहीं आया हमारे पास। बिजली फिटिंग का काम भी बच्चे कर लेते हैं। एक मास्टर इलेक्ट्रिशियन आता है क्योंकि इनके पास अभी लाइसेंस नहीं है, तो
फाइनल टचअप करता है, लेकिन केसिंग बनाना, जोड़ना, ये सब काम बच्चे कर लेते हैं। तो सही मात्रा में गौशाला का आपने काम उनको, पूरा बच्चे हाँ, तो सही मात्रा में आपने उनको आत्मनिर्भर बनाया है। जी, बहुत अच्छी बात है। ताई उसके पहले हमारे बच्चों की जी, कि हम उनको संगीत सिखाते हैं, हाँ, संस्कृत भी सिखाते हैं। तो संस्कृत में काफी इनकी रुचि है। रुचि है, जी। तो भगवत गीता के 8 अध्याय इन बच्चों के कंठस्थ है, विष्णु सहस्त्र नाम कंठस्थ है, आदि शंकराचार्य जी के और स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी के असंख्य स्तोत्र कंठस्थ है। उसका हमारा एक अलग ऑर्केस्ट्रा है कि इन स्तोत्रों का प्रेजेंटेशन करते हैं। काफी दूर से उनको इनविटेशन मिलता है बच्चों को। भारत का पहला एकमात्र ऐसा वाद्य वृंद है जो बच्चों द्वारा संचालित किया जाता है। सारे वाद्य भी बच्चे ही बजाते हैं, हारमोनियम, तबला, पाच, कांगो, सिंथेसाइजर, सारी चीजें बच्चे सिखाते हैं। मेरी एक सहेली है शुभदा मराठे जी, इंदौर में शास्त्रीय संगीत बड़ी गायिका है, तो वे उन्हें शास्त्रीय संगीत सिखाती है। और एक और अनूठा प्रयास है कि 1ली से 8वीं तक की जितनी भी हिंदी पाठ्य पुस्तक की कविताएं हैं, उन्हें हम लोगों ने अलग अलग रागों में स्वरबद्ध किया है, और उसका भी एक ऑर्केस्ट्रा इन बच्चों का है, जिसके काफी प्रोग्राम्स इनके होते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेके रैली फॉर वीवर्स श्री जग्गी वासुदेव जी के के लिए, ऐसे कई जगह बच्चे प्रोग्राम के लिए जाते हैं। मैं सुन के बहुत हैरान हो रही हूँ कि संस्कृत श्लोक और संस्कृत उच्चारण अभी फैशन बनता जा रहा है। और संस्कृत का महाराष्ट्र की एक जानी मानी विदुषी है धनश्री लेले जी, वे उनको ऑनलाइन संस्कृत पढ़ाती है, कभी यहाँ आके भी पढ़ाती है। कल रात को ही वापस गई, तो बच्चों को एक बहुत बड़ा अवसर है कि अच्छे लोगों से संस्कृत सीखने को मिल रहा है, मौका मिल रहा है। ये बात एक ऑब्जेक्शनल भी हो जाती है कोई लोग कुछ घटकों के लिए कि संस्कृत श्लोक और चैंटिंग ये किसी पर्टिकुलर ग्रुप का ही एक ये है, क्या बोलते हैं उसको, अधिकार, और बाकी के लोगों को पहली बात तो उनको आता नहीं, और दूसरी बात उन्होंने करना नहीं है। तो ऐसा आपको भी कभी सुनने को मिला? बहुत बार। यहाँ तक कि हमारे गांव के विशिष्ट वर्ग के लोग हमारे यहाँ आके भोजन नहीं करते। अच्छा। कुछ बच्चे ऐसे परिवार से हैं, वो गांव के लोग मानते हैं कि वो ऊंचे कास्ट के हैं और ये छोटे कास्ट के हैं, हमारे यहाँ भोजन नहीं करते। कुछ साधु सन्यासी भी आए थे कि जिन्होंने ऑब्जेक्ट किया, तुम इनको क्यों संस्कृत पढ़ा रही। तो हालांकि ऐसे बोलने वाले बहुत सारे होते हैं, लेकिन बच्चों को दुख लगता है कभी कभी ये सुन के। तो एक बच्चे ने मुझे सवाल किया था, संस्कृत पढ़ता है, वो काफी इंटरेस्ट है उसको संस्कृत में। तो भगवत गीता के 4थे अध्याय का एक श्लोक लेके आया, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, और फिर उसी दिन उसको स्कूल में पढ़ाया था, जन्म न जायते शूद्रम संस्कार आदि जोड़ते थे। तो बोले इसका संबंध जोड़ के दिखाइए मुझे कि ये क्या है। द्विज का मतलब पूछ रहा था, तो मैंने कहा द्विज मतलब ब्राह्मण। तो उसका 2 बार जन्म होता है, एक बार जनेऊ के बाद और एक बार ऐसे माँ के गर्भ से। तो बोले हम द्विज नहीं बन सकते क्या, और ब्राह्मण मतलब क्या। तो मैंने कहा जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण। और ये सीढ़ियां हैं कि पहले आप शूद्र है, फिर द्विज बनो, फिर विप्र बनो, और फिर ब्राह्मण बनो। तो बोले अगर ये सीढ़ियां चढ़ना है तो हमको द्विज बनना पड़ेगा, तो हमारा जनेऊ संस्कार हो सकता है क्या। हालांकि मुझे उसमें कोई ज्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन उनकी इच्छा थी। तो मैंने कहा कि आज तक धारणा थी, उनकी इच्छा थी, तो मैंने सोचा इन बच्चों ने आज तक मेरे पास कुछ भी नहीं मांगा है, पहली बार मांगा है, तो ये इच्छा पूरी करनी चाहिए।
तो हमारे कैंपस में आजकल एक भागवत कथा चल रही है, पूना के श्री श्रेयस बड़वे जी है कीर्तन का, तो वो भागवत कथा कर रहे हैं हमारे कैंपस में। तो उन्होंने कहा कि दीदी ये जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, और 2 दिन पहले इन 50 बच्चों का जनेऊ संस्कार हमारे यहाँ पे संपन्न हुआ, और 3 दिन से हाँ, उस दिन से संध्या भी कर रहे हैं बच्चे। अच्छा मैं वही पूछ रही थी कि वो भी हो रहा है क्या? अच्छा, वंडरफुल। तो अभी लगभग 2005 से लेके 2021 तक का ये काल रहा है मेरे ख्याल से। क्या लगता है पीछे मुड़कर जब देखते हैं? मजा आता है। मैं बहुत क्या कहें कि ठीक है काम कर रहे हैं, लेकिन डिटैच्ड हूँ इसके साथ। ये मैंने किया, ये मेरा है, इसका आगे क्या होगा, ये कोई भावना नहीं है। जिन्होंने प्रेरणा दी है, जिनके आशीर्वाद से चल रहा है, वो ठाकुर माँ स्वामी जी देख लेंगे उसका आगे क्या करना है, आगे बढ़ाएंगे भी वो। ऐसा है कि कठिनाइयां नहीं आती ऐसा नहीं है, लेकिन हर चीज को देखने का अपना भी एक अलग नजरिया होता है। जी जी। समस्या रिलेटिव होती है कि जिसको हम हिंदी में सापेक्ष कहेंगे, कि उसको कठिन बोलेंगे कि अरे चलता रहता है, होता है, छोटी मोटी बातें होती रहती। तो ऐसे कई कठिन प्रसंग भी आए, नहीं ऐसे नहीं, लेकिन आज बच्चों को देख के खुशी होती है कि अरे कुछ तो है उनमें, उनका भाग्य। और कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग केवल निमित्त मात्र है, कोई एक माध्यम बने हैं, और ये सब इन बच्चों के भाग्य से हो रहा है। वो तो है। वैसे आपने काफी प्रसंग बताए, पर और ऐसा कोई प्रसंग जो आपको लगा है बहुत अच्छा? क्योंकि कठिनाइयों के बारे में तो हम बात बहुत कर चुके हैं, लेकिन ऐसा कोई कि जिसमें आपको लगा हो कि अरे वाह ये एकदम बढ़िया काम हुआ है? कल की घटना है। अच्छा। हमारे एक कार्यकर्ता का बेटा है, 5-6 साल का है अभी। उसकी जिद थी कि मुझे भी, उसकी भाषा में वो बोल रहा था, तोतली भाषा में, कि मुझे भी टकली करना है, मुझे भी, मेरा भी ये जनेऊ संस्कार करना है। तो सबने कहा कि ठीक है, उसकी इच्छा है तो कर दो। तो उसका जनेऊ संस्कार हुआ। भागवत कथा में कल वामन अवतार था, और सबने उसको वामन बना के अच्छे कपड़े वपड़े, मतलब वेशभूषा वैसे बना के ले गए, उसकी पूजा की। भक्त लोग काफी हैं भागवत सुनने वाले, और पूजा करने के बाद हर किसी ने उसको दक्षिणा दी। किसी ने 100 रुपए, 500 रुपए, 200 रुपए। तो एक हाथ में उसके मुट्ठी में नहीं समा रहे थे, तो एक छोटी सी थैली भी दी, उसमें वो पैसे डाल रहा था। बिस्किट के पैकेट्स भी थे, कुछ चॉकलेट्स भी थे। तो उसने जब पूरी पूजा हो चुकी, तो उसने क्या किया, वो बच्चा 8 महीने का था तब से मेरे पास रह रहा है, क्योंकि उसकी माँ जॉब करती है। तो उसने बिस्किट का पैकेट निकाला, चॉकलेट्स निकाल लिए, और जिसमें कम से कम 2-2.5 हजार रुपए होंगे, वो थैली वापस कर दी। बोले इसके भगवान के लिए प्रसाद लेके आ जाओ। तो घटना देखा जाए तो बहुत बड़ी है, संस्कार की बात है। संस्कार की बात है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ऐसा नहीं कि 6 साल का बच्चा पैसे का महत्व नहीं समझता। नहीं नहीं, बिल्कुल उसको 500 रुपए भी समझते, बिल्कुल उसमें काफी सारे खिलौने थे आएंगे, ये तो समझता ही है। लेकिन मेरे लिए कल बहुत बड़ी बात थी। और दूसरी बात उसी कनेक्शन में है कि हमारे यहाँ का एक बहुत गरीब परिवार का बच्चा, जब जनेऊ संस्कार हुआ तो काफी लोगों ने एनवलप्स दिए, हर एक के हाथ में कुछ पैसे दिए। कल सुबह मैं प्रार्थना करने के लिए नीचे आके बैठी थी, तो ये आया, और वहां हमारा एक छोटा सा दान पत्र है, पेटी, दान पेटी। उसने लिफाफा खोला, पैसे उसमें डाल दिए। मैंने कहा क्या कर रहे तुम? तो बोले दीदी कल पैसे मिले ना, तो दान पेटी में डाल रहा। जबकि वो उससे कई सारी चीजें खरीद सकता था, उसके घर में भी दे सकता, लेकिन ये जो भावना उनके मन में जगी है,
मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी है और ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल। अब इसमें थोड़ा-सा एक जिसको बोलते हैं ना डेविल्स एडवोकेट वाला प्रश्न पूछूँगी जी। कि आप उनको इतने संस्कार दे रहे हैं, इतने आप उनको सद्मार्गी बना रहे हैं और इतना उनका नज़रिया इतना सुंदर बना रहे हैं। दृष्टिकोण बदल रहा है, इससे कहने से ज़्यादा दृष्टिकोण बन रहा है। बदलने के लिए अभी वो इतने बड़े हैं ही नहीं, अभी तो उनको एक मार्ग दिख रहा है। दीदी क्या ये लोग क्योंकि हम जो बाहर देखते हैं, जैसे हमने जी। शुरू में कहा हमने कि लूट-मार, जो हमने शब्द का प्रयोग किया और सही मायनों में जब आप प्रोफ़ेशनल जीवन में जाते हैं या बाहर आप कमर्शियल लाइफ़ जब जीवन जब शुरू करते हैं, तो बहुत लूट-मार मानसिक भी और अ, मॉनेटरी भी। तो क्या जी। इस बात को सँभालने के लिए ये बच्चे सक्षम हैं? अभी तो लग रहा है। अच्छा। इतनी उम्मीद तो है उनसे हाँ। और जो बच्चे बड़े हुए हैं, जी। जो 10 साल पहले छठी में पढ़ रहे थे, अब हमारे कार्यकर्ता बन के साथ है या कुछ बाहर अपनी जॉब वगैरह कर रहे हैं, कर रहे तो हैं। उनसे मिलना होता है। तो उनको देख के काफ़ी समाधान होता है कि जो संस्कार हमने किए वास्तव में दिख रहे हैं, उसके रिज़ल्ट्स दिख रहे हैं। दे रहा है। हाँ, क्योंकि मेनस्ट्रीम की जो बात करते हैं लोग। हाँ, कुछ हो सकता है, मैं 100% गारंटी तो नहीं जी, दे सकती, जी। लेकिन इतना तो कह सकती हूँ कि हाँ, ये कुछ गलत काम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, हाँ। और सही गलत की पहचान आपने उनको करा दी है, तो इससे आपने उन्हें सक्षम तो कर ही दिया है। अम, अभी मैं इस बात को चर्चा करना चाहूँगी दीदी कि जैसे आपने 2-3 प्रोजेक्ट्स का नाम लिया कि इस क्षेत्र में आप बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। अम, और भी क्षेत्र अभी काफ़ी खुल रहे हैं, जो पहले ऑप्शंस नहीं थे इतने करियर के दृष्टिकोण से। और अभी जो सरकार की भी एक नीति आई है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसमें बच्चों को जो है आत्मनिर्भर बनाने की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो क्या और भी ऐसे कोई प्रकल्प शुरू करने का या एजुकेशन सिस्टम डेवलप करने का आपका कोई विचार है अलग-सा, जिससे अलग बच्चों से को और ज़्यादा अलग सा एक विचार ज़रूर है जी। कि रूरल एजुकेशन, हाँ। रूरल सेक्टर का एजुकेशन हुँ, और अर्बन सेक्टर का एजुकेशन, हुँ, इसमें फ़र्क होना चाहिए। हुँ, हम दोनों को एक ही तराजू में नहीं रख सकते, हुँ, 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 क्योंकि इनकी प्रायोरिटीज़ अलग होती हुँ, है, इनका वर्क कल्चर अलग होता है। जो काम गाँव के बच्चे कर सकते हैं, वो शहर के नहीं कर सकते हुँ। और शहर के बच्चे जो जी, जी, आज IT में बहुत आगे हैं, स्पोर्ट्स में बहुत आगे हैं, जी, अलग-अलग विधाओं में अलग आगे हैं, जी। इनके लिए ये मौके नहीं मिल सकते। और नॉट तो ओनली दैट मैं एक ये डिफरेंस। मैं ये जी। भी कहना चाहूँगी, मैं आपके साथ ये भी जोड़ना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि जो सारी चीज़ें शहर में होती है वो बहुत बेहतर है और जो सारी चीज़ें गाँव में थी वो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। गाँव में प्रतिभा ज़्यादा है। हाँ। शहर की प्रतिभा हमने ऑनलाइन में खत्म कर दी। जो हुँ, ऑनलाइन आजकल चल रहे हैं, हुँ, हुँ। तो उसमें शहर की क्योंकि वो केवल स्पून फीडिंग हो रहा है। जी, जी। और हाथ से काम करना ऑनलाइन पे तो सिखा नहीं सकते। नहीं, प्रैक्टिकल अगर नॉलेज तो आप दे ही नहीं सकते। हाँ, हुँ, अगर सीखा भी तो इतना नहीं सिखा सकते। हुँ, तो इनमें प्रतिभा है हुँ, और ये बच्चे बहुत आगे जाएंगे। हुँ। मेरे उम्मीदें तो ये है कि ये काम आगे चल के यही बच्चे संभालेंगे। तो मेरा जो आगे का, अगर भगवान ने सेहत अच्छी दी, उम्र दी, तो एक अलग सिलेबस रूरल एजुकेशन के लिए बनाने का विचार है, जो हम हमारे लिए शुरुआत करें, किसी को अपनाना है तो अपना सकते हैं। और जो हम बोलते हैं कि किसी शिक्षा विभाग के साथ एफिलिएट करना, जो सरकारी विभाग होते हैं जो बहुत परेशान करते हैं, आज सुबह से भी मैं उसी से परेशान हूँ। हुँ, हुँ। तो हाँ, तो एक हमारी जो मानसिकता है कि हमारे पास डिग्री का कागज आए तो ही हम पढ़े लिखे, हुँ, 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 लोगों की बदलनी चाहिए। हुँ।
हमारे पास क्वालिफिकेशन प्रैक्टिकल्स में कितना है, हम क्या बता सकते हैं, क्या बना सकते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल कितनी है, ये बच्चों को सिखाना ज्यादा जरूरी है, उनमें इनकलकेट करना ज्यादा जरूरी है। तो आगे अगर संभव हुआ तो रूरल एजुकेशन का यहाँ के हर क्षेत्र का अलग होगा। अगर हम मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में है तो वहां का अलग होगा, उनका सिलेबस ही टोटल अलग होगा। कोई मालवा में है तो वहां का सिलेबस अलग होगा, महाराष्ट्र के खानदेश में है या विदर्भ में है वहां का अलग होना चाहिए। तो लोकेलिटी के अनुसार वहां का सिलेबस होना चाहिए, वहां क्या जरूरी है, क्या बच्चे कर सकते हैं, उनमें क्या प्रतिभा है, वो देख के सिलेबस करें, ऐसा एक विचार है। बहुत सुंदर, उत्तम विचार है। और जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है कि जिस क्षेत्र में जिस चीज की आवश्यकता है उस तरह से शिक्षण प्रणाली बनाई जाए, ताकि बच्चों को बहुत माइग्रेशन ना करना पड़े, बहुत दूर जाके अपने रोजी रोटी कमाना और पेट भरने के लिए सारा जीवन उनका अलग जगह में बीतना बीते। ये एक विधा मैंने बताई नहीं जो बच्चे हमारे करते हैं। हाँ। बच्चों को हेयर कटिंग की भी ट्रेनिंग दी जाती है, और बच्चे सैलून में नहीं जाते या नाई हमारे पास नहीं आता है, बच्चे एक दूसरे की कटिंग करते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं की भी करते हैं। तो इस मामले में भी हमने उनको आत्मनिर्भर बनाया। शिक्षा नीति आई, उसके बारे में मैंने हमारे टीचर से और बच्चों से जब चर्चा की तो बच्चे हंसने लगे। मैंने कहा इसमें हंसने की क्या बात है, क्यों हंस रहे हो? बोले 10 साल से आप वही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं, क्या अलग बता रहे सही बात है। एक आखिरी प्रश्न नहीं कहूंगी पर फिर भी मैंने सुना कल या परसों ही आपको मध्य प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ा पुरस्कार दिया है, अवार्ड जी, संस्था की जी जी जी। तो आपके काम की सराहना अब तक होने के लिए क्या लोगों ने इससे पहले नोटिस किया है? बहुत लोगों ने किया, काफी नेशनल लेवल के अवार्ड संस्था के काम के लिए निकले। ये बात मैं जरूर कहूंगी कि अगर आप अच्छा काम करें तो समाज इसको अप्रिशिएट करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक थोड़ा ऑन लाइटर नोट, अभी आपको ताई बोलते हैं कि आई बोलते हैं कि माँ बोलते हैं? दीदी बोलते हैं। दीदी बोलते हैं दीदी बोलते हैं। और जो हमारे कार्यकर्ताओं के बच्चे हैं वो आजी बोलते हैं। आजी बोलते हैं, अच्छा हाँ, क्योंकि बचपन से देख रहे हैं तो आजी बोलते हैं, बिल्कुल। यदि कोई आपसे जुड़ना चाहता है तो मुझे पता है आपको संपर्क करे, आपको बताए, ये सब चीजें तो हमें ज्ञात है, वो तो करेंगी। भारती ताई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम इससे प्रार्थना करते हैं कि आपको और भी ज्यादा आयु दे और भी ज्यादा एनर्जी दे, ताकि आप जो शिक्षण प्रणाली की सपना देख रहे हैं वो जल्दी से जल्दी साकार हो और काफी लोग आपके साथ जुड़े और आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्ते। नमस्ते।